वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है कलर, ठीक है, और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। तो मतलब ये जो मेनली ये जो टेक्निक थी सबसे पहले किसके लिए यूज हुई थी बेटा? सबसे पहले मेनली कलर को निकालने के लिए यूज हुई थी बेटा, ठीक है। कलर को सेपरेट करने के लिए टेक्निक सबसे पहले यूज हुई थी, इसलिए इसको नेम दिया गया क्रोमेटोग्राफी। अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, लेकिन हमने जो स्टडी करनी है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रिंसिपल क्या यूज होता है। लिख लो पहले, क्रोमेटोग्राफी मींस क्या है? क्रोमा मींस होता है कलर, और ठीक है, क्रोमा मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो ये टेक्निक कलर्स को सेपरेट करने में यूज होती है बेटा, राइट। तो लिखो सबसे पहले बेटा इसके अंदर इसका प्रिंसिपल क्या है, लिखो बेटा प्रिंसिपल। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, separation of different components of the mixture, separation of different components of the mixture is based upon the different solubilities, is based on the different solubilities in the same solvent, in the same solvent। देखो बेटा टॉपिक हमारा है क्रोमेटोग्राफी। क्या है क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी जो बना है वर्ड, वो किससे बना है? क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर को सेपरेट करने के लिए यूज हुआ सबसे पहले ये, इसलिए इसको बोला गया क्रोमेटोग्राफी, राइट। और अब सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है इन द सेम सोलवेंट। एक ही सोलवेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसके बेस पे हम इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपने डिस्टिलेशन में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था, कौन बताएगा? बताइए बेटा। The more volatile component distill over the first, then the less volatile। बोलते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसके बेस पे हम लोग इसको सेपरेट करते थे, यही था ना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी, तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटीज होती है अलग अलग होती है एक ही सोलवेंट में। मतलब वाटर है जैसे सोलवेंट, और मैंने बोल दिया एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है और एक ब्लैक ब्लू कलर है, इन सब का जो सोल्यूबिलिटी है वो अलग अलग है बेटा वाटर के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज इन द सेम सोलवेंट। समझ आ गया बेटा? एक ही सोलवेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसके बेस के ऊपर हम इसको सेपरेट करेंगे बेटा। समझ आया नहीं आया ये बात? पेपर में आता रहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो आंसर आएगा बेटा डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव different solubility in the various in same solvent। मतलब एक ही सोलवेंट में जो अलग अलग कंपोनेंट है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसके बेस पे हम इसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं बेटा, ठीक है। अब लिखते हैं प्रोसीजर। अब लिखेंगे प्रोसीजर बेटा, एक्टिविटी है बेटा ये प्रोसीजर। लिखिए बेटा, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोसीजर में, टेक अ फिल्टर पेपर, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक पतली सी स्ट्रिप ले ली हमने फिल्टर पेपर की, टेक द थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। यूज पेंसिल, ड्रॉ ए लाइन
above the 3 centimeter from the bottom. मतलब क्या किया आपने, एक पहला था एक थिन स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की, एक पतला सा फिल्टर पेपर ले लिया आपने, उसके 3 सेंटीमीटर नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से। समझ आया बेटा यहां तक? एक फिल्टर पेपर ले लिया थिन स्ट्रिप उसकी। सेकंड पॉइंट, ड्रॉ ए लाइन 3 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट समझ आ गए अच्छे से? एक फिल्टर पेपर लिया और बेटा 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से बेटा, राइट। थर्ड पॉइंट, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक एट द सेंटर ऑफ दिस लाइन। हमने क्या किया, एक इंक की ड्रॉप डाल दी इसके सेंटर पे बेटा। समझ आ गया बेटा यहां तक? अरे तीनों स्टेप क्लियर हुए या नहीं हुए बेटा? पहला स्टेप एक फिल्टर पेपर लिया, सेकंड स्टेप उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, थर्ड स्टेप हमने एक इंक की ड्रॉप डाल दी उसके सेंटर पे बेटा। ये रहा, एक फिल्टर पेपर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर ऊपर, एक इंक की ड्रॉप डाल देनी है। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। एंड लेट इट ड्राई, इसको सूखने देते हैं बेटा कुछ टाइम के लिए। एंड लेट इट ड्राई। लेट इट ड्राई। आगे लिखेंगे बेटा, सस्पेंड दिस पेपर। अब इस पेपर को हम किस में डालेंगे? जार में डालेंगे, ग्लास जार में डालेंगे। सस्पेंड दिस पेपर, सस्पेंड दिस पेपर इन द ग्लास जार containing water, glass jar containing water, such that glass jar containing the water such that spot of the ink on the paper, spot of the ink on the paper is just above the water level. जो इंक का जो स्पॉट था ना, जस्ट ऊपर होना चाहिए वाटर लेवल से बेटा, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इससे जस्ट। ठीक है, सस्पेंड द पेपर इन द ग्लास जार containing water so that spot of ink on the paper, spot of ink on the paper is just above the water level, is just above the water level. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वाटर लेवल राइजेस अप। वाटर का जो लेवल है अपने आप ऊपर हो जाएगा बेटा थोड़ा सा। इस एक्शन को क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। आप जब फिल्टर पेपर को डालोगे पानी के अंदर तो वाटर लेवल अपने आप राइज कर जाएगा इसके अंदर ऊपर पेपर के ऊपर, वाटर लेवल ऊपर की तरफ राइज करेगा, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन बेटा। हायर क्लासेस में आएगा ये। ठीक है, लिखिए, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन वाटर लेवल राइजेस अप एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट, और जो इंक थी ना उसके ऊपर से चला जाएगा बेटा। एक बार दोबारा बोलना। As the water rises up, water level rises up by the capillary action, water level rises up by the capillary action and flows over the spot, और spot से ऊपर चला जाएगा बेटा। It takes along with it dye particles, या ऊपर चला जाएगा बेटा। और जो ये जो इंक थी ना एक्चुअली में कई सारे कलर्स की बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो डाई होती है एक्चुअली में वो काफी सारे, इंक किसकी बनती है बेटा आप बताएंगे? इंक किसकी बनती है? डाई वाटर। और जो डाई है काफी सारे कलर से, कलर 1 प्लस कलर 2 प्लस कलर 3, जो भी कलर होते हैं उसमें, मतलब डाई के अंदर काफी सारे कलर होते हैं बेटा, कलर्स का मिक्सचर से डाई बनती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इंक जो है वो क्या है? मिक्सचर होता है काफी सारे डाइस का और वाटर का। समझ आ गया इतना सा बात? ठीक है, अब जो कंपोनेंट ज्यादा सोल्यूबल होता है वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा और हायर पोजीशन पे जाके अलग हो जाएगा, और जो कलर ज्यादा सोल्यूबल होता है वो ऊपर जाके अलग हो जाएगा इससे। जो कम सोल्यूबल है वो यहाँ आ जाएगा, जो और कम है वो यहाँ आ जाएगा बेटा।
तो अलग अलग स्पॉट मिल जाएंगे हमारे कलर्स के बेटा। ये प्रैक्टिकल स्कूल में होता है बेटा सभी के। दिख रहे हैं अलग अलग स्पॉट हो गए। इस डाई से क्या हुआ, जो अलग अलग कलर थे ना वो यहाँ पर निकल जाएंगे वाटर लेवल के साथ साथ, जैसे वाटर ऊपर जाएगा। ठीक है, जो कलर ज्यादा सोल्यूबल होता है वो उतनी ज्यादा हायर पोजीशन पे आएगा, वो उतना ही ऊपर आएगा। लिखो द कलर्ड कंपोनेंट विच इज मोर सोल्यूबल। सर एक बार वो पॉइंट रिपीट करना पिछले बार। कौन सा बेटा? इट टेक्स के बाद It takes along with the dye particles. It takes along with the dye particles. It takes along with the dye particles. इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में द कलर्ड कंपोनेंट विच इज मोर सोल्यूबल, the colored component which is more soluble rises faster and gets separate at the higher position और जो लेस सोल्यूबल है वो लोअर पोजीशन पे सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये जितना ऊपर है वो ज्यादा सोल्यूबल है, ये मोर सोल्यूबल था, ये मोर सोल्यूबल है, ये वाला लेस सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कलर्ड स्पॉट की फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, अलग अलग कलर मिल जाएंगे अलग अलग हाइट के ऊपर बेटा। ठीक है, लिखो आगे इन दिस वे various colors are obtained at the various heights. In this way various colors are obtained at the various height. ठीक है, अब एप्लीकेशंस लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी और कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले लिखेंगे टू सेपरेट आउट द colored substances present in the dye. ठीक है, present in the dye. सर एक बार रिपीट करना। To separate the colored substances present in the dye. ठीक है बेटा, आगे लिखो identify the drugs present in the blood. Identify the drugs present in the blood. ठीक है, colored components from the petal of the flower. Colored component present in the flower, petal of the flower. टॉपिक को दोबारा समझाता हूं बेटा अच्छे से। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा बेटा। सबसे पहला स्टेप एक फिल्टर पेपर लेना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक इंक की ड्रॉप डालनी है बेटा। ठीक है, इसको एक ग्लास के जार में रखना है, जो इंक की ड्रॉप है जस्ट अबव द वाटर लेवल होनी चाहिए। जो इंक का जो स्पॉट है it is just above the water level. Due to the capillary action water level rises, water level ऊपर चला जाएगा। और जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, अलग अलग स्पॉट्स बना देगा अलग अलग हाइट के ऊपर। जो स्पॉट हायर, जो हाईली सोल्यूबल था कलर, हाईली सोल्यूबल जो कलर था वो ऊपर वाले स्पॉट पे बनेगा, और जो लेस सोल्यूबल कलर होता है वो नीचे वाली हाइट पे आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कलर्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे डाई में से बेटा। समझ आया नहीं है एक्टिविटी? ठीक है,
कौन बताना चाहेगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा आप में से? कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर? कौन सा मेथड यूज होता है एयर को सेपरेट करने में गैसेस को? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, लिखो इसमें, लिखिए एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर्गन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे करते हैं बेटा? तो सबसे पहले एयर को सबसे पहले हम कंप्रेस करते हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे? टेम्परेचर को कम कर देंगे। कंप्रेस कैसे करेंगे इस चीज को? एयर है, मान लो दूर दूर इसके पार्टिकल थे, एक सेकंड बेटा, ये एयर है जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अगर मैं बोलूं इसको कंप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? आप प्रेशर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप है बेटा, एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। पहला स्टेप होगा इसमें, एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। फिर हम क्या करेंगे? उस एयर को कूल कर देंगे। फिर हम एयर को कूल कर देंगे बेटा। कूल कैसे करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है? जब एयर पे आप क्या करते हो, प्रेशर ज्यादा कर देते हो, जब एयर पे आप हाई प्रेशर लगाते हो, और क्या लगाया बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज करते हो। तब क्या होता है? जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है और सेपरेट हो जाती है बेटा। मतलब एयर के ऊपर जब प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे तो एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? ड्राई आइस में, वो सेपरेट हो जाएगी। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट कर दी है एयर में से तो आप क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, तो जो आइस, ड्राई आइस की फॉर्म में हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। और बाकी सारी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गया बेटा? तो एयर को जब हम प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो होगा क्या? एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब गैस से सीधा सॉलिड फॉर्म बनेगी बेटा। तो इसका मतलब ये क्या क्या शो हो रहा है बेटा? यहाँ पर ये सब्लिमेशन शो होता है, मतलब सब्लिमेशन शो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया ड्राई आइस में, और जो एयर थी बाकी वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड एयर में कन्वर्ट होगी। अब क्या करेंगे हम लोग? हम इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे इसकी, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, उसके अंदर डाल देंगे बेटा, ठीक है। और उसको फिर धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो हमने इसको इसमें डाल दिया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और वार्म अप करेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे जेंटली हम लोग इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। और हम क्या देखेंगे कि अलग अलग गैसेस जो है अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएंगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? कम है, वो तो जल्दी डिस्टिल्ड हो जाएगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में डिस्टिल्ड आउट हो जाएगी। तो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले डिस्टिल्ड फर्स्ट अलग होएगा पहले, सबसे पहले बेटा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मोर है वो बाद में आएगा लेटर। वेरी वेरी सिंपल
कंसेप्ट है बेटा, कैसे हम एयर की गैसेस को अलग करते हैं। मैं एक बार वापस से समझाता हूँ, समझना एक बारी, फिर वो टेम्परेचर देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पे क्या होता है। सबसे पहले आपके पास एयर थी, ठीक है, एयर को आपने क्या किया, एयर के ऊपर आपने प्रेशर लगाया और टेम्परेचर को कम किया, तो क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो किसमें कन्वर्ट होगी, सॉलिड CO2 में कन्वर्ट होगी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कन्वर्ट होगी ड्राई आइस के अंदर, ठीक है, और जो बाकी जो एयर थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट होगी। इसमें कन्वर्ट होगी लिक्विड एयर में, बाकी एयर कन्वर्ट होगी। अब आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रखेंगे और वहां पर क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करेंगे, वार्म अप करेंगे इसको स्लोली, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करेंगे। तो क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हमें अलग अलग गैसेस मिल जाएंगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले मिलेगी हमें डिस्टिल्ड फर्स्ट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इट डिस्टिल्ड लेटर बेटा, वो डिस्टिल्ड लेटर होगी। अब जो नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है बेटा, कितना होता है, 77 केल्विन होता है बेटा, 77 केल्विन नाइट्रोजन का, उस पर हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन, आर्गन का कितना है बेटा, 87 होता है। उसके बाद हमें 87 पे आर्गन अलग होकर मिल जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद आर्गन के बाद आता है फिर ऑक्सीजन, उसका है 90, उसका है ऑक्सीजन 90 बेटा। तो ये क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग गैसेस मिलती जाएंगी, और इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मिलेगी नाइट्रोजन, फिर मिलेगी आर्गन, फिर मिलेगी ऑक्सीजन। समझ आया नहीं है बेटा, ठीक है।